नमस्कार दोस्तों, 4 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लक्षद्वीप की कुछ फोटोज डालते हैं। हालांकि इन फोटोज में मालदीव्स का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन मालदीव्स की सरकार में बैठे हुए कुछ पॉलिटिशियंस इन फोटोज पर कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि सालों पुरानी दोस्ती दोनों देशों के बीच आज खतरे में आ जाती है। कुछ ही दिनों में हालात इतने सीरियस हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चलने लगता है। मालदीव्स की सरकार के 3 मिनिस्टर्स जिनकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, ये है मरियम श्यूना, मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम मजीद। इन्होंने जो कमेंट्स किए इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, मानो ऐसा लगता हो इनसिक्योरिटी की वजह से किए हो। इनका मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है लक्षद्वीप को मालदीव से भिड़ाने का, लेकिन इन कमेंट्स में कई पर्सनल अटैक्स भी किए गए। मरियम ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का पपेट कहा। उनके कॉलीग्स ने यह कहा कि ये लक्षद्वीप की फोटोज मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को चैलेंज करने के लिए खींची गई हैं। और महजूम मजीद तो इंडियंस को स्टीरियोटाइप करके इंडिया के खिलाफ ही कमेंट करने लग गए। इन्होंने ओपन यूरिनेशन के विजुअल्स शेयर किए और कहा कि ये इंडियन कल्चर है। सोशल मीडिया पर इस सब की वजह से पूरी एक लड़ाई ही छिड़ गई जब इंडियंस ने यह कहना शुरू किया कि वो अपनी मालदीव्स की होटल और फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं। मालदीव्स की सरकार को इसकी सीरियसनेस समझ में आई और मालदीवियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर कहा कि जो ओपिनियंस यहाँ पर इनके मिनिस्टर्स ने एक्सप्रेस किए हैं वो इनके पर्सनल ओपिनियंस हैं और मालदीव्स की सरकार के व्यूज को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। बाद में इनकी सरकार ने इन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर दोस्तों सिर्फ मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप की नहीं है, सिर्फ इस सोशल मीडिया लड़ाई की नहीं है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे छुपी है एक नफरत की पॉलिटिक्स, एक जियोपॉलिटिकल एजेंडा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। एक चीज तो आप सब जानते होंगे दोस्तों कि मालदीव्स एक बहुत ही छोटा सा देश है। टोटल पॉपुलेशन इस पूरी कंट्री की सिर्फ 5 लाख लोगों के अराउंड है। बहुत से आइलैंड्स से ये बना है देश, 1000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा आइलैंड्स में से सिर्फ 200 के करीब आइलैंड्स ही इनहैबिटेड है जहां पर इंसान रहते हैं। लेकिन इन 200 में से 150 से ज्यादा आइलैंड्स रिजॉर्ट आइलैंड्स है, यानी बेचे जा चुके हैं वो प्राइवेट कंपनीज को, और उन कंपनीज ने अपने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खोल रखे हैं। जाहिर सी बात है पूरा देश टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 28% मालदीव्स का जो जीडीपी है वो टूरिज्म पर डिपेंड करता है और 90% सरकार के पास जो टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है वो इंपोर्ट ड्यूटीज और टूरिज्म रिलेटेड टैक्सेस से आता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर इंडिया नंबर 1 देश है अगर मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट की संख्या देखोगे तो। 2023 में 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स घूमने गए। टोटल में 17.5 लाख टूरिस्ट इस साल मालदीव्स में आए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो 5 लाख की पॉपुलेशन के देश में 17 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं एक साल में। लेकिन इंडिया और मालदीव्स का जो रिश्ता है वो टूरिज्म से कहीं ज्यादा और गहरा है। सालों से इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक एलाइज भी रहे हैं और दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन भी देखने को मिला है। इंडिया ने सागार जैसे इनिशिएटिव्स में एक स्पेशल रोल निभाया है। सागार का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2008 के अराउंड इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से अपने रिलेशंस इंप्रूव किए। करीब 77 इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स और जवान्स भी प्रेजेंट है मालदीव्स के आइलैंड्स पर, और साथ ही साथ 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स भी इंडिया ने डोनेट किए थे मालदीव्स को 2010 और 2015 में। इस मिलिट्री प्रेजेंस और हेलीकॉप्टर्स देने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज में मदद करना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करना, मेडिकल पेशेंट्स की एयरलिफ्टिंग करवाना एक से दूसरे आइलैंड्स तक। लेकिन इसके अलावा इंडिया की वॉरशिप्स मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी पेट्रोल करती है। ये मालदीव्स के आसपास का समुद्र है जहां पर इलीगल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने का काम किया जाता है, टेररिज्म को रोकने के लिए। और इसके लिए मालदीव्स ने ही इंडिया से रिक्वेस्ट किया था ये करने को। साल 2009 में जब मालदीव्स की सरकार को खतरा था कि टेररिज्म के अटैक्स हो सकते हैं इनके देश में, तो इन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी, क्योंकि इनके पास मिलिट्री एसेट्स और सर्विलेंस की कैपेबिलिटीज नहीं थी। लेकिन यही मदद और इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों से कंट्रोवर्सी का एक बड़ा मुद्दा बन गई है। मालदीव्स की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है और चाहती हैं कि इंडिया अपनी मिलिट्री वापस ले जाए। इनफैक्ट मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस इसी मुद्दे पर इलेक्शन लड़के सत्ता में आए थे। ये इंडिया आउट का मुद्दा, ये समझने के लिए हमें थोड़ी सी मालदीव्स की पॉलिटिक्स पर नजर डालनी होगी। बात क्या है दोस्तों, करीब 30 सालों तक इनका पूरा देश डिक्टेटरशिप के अंडर रहा था। ये सिर्फ साल 2008 में ही था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया और एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का सिस्टम आया इनके देश में।
उस साल 2008 में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई उसमें जीत हुई मोल्दीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिसे शॉर्ट में कहा जा सकता है MDP, और इनके नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नशीद। ये अपने आप में पहले 4 सालों तक काफी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे थे। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अवेयरनेस फैलाई, मालदीव्स के पूरे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की प्लेज करी और इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की थी। इनकी टर्म के दौरान इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के काफी करीब आए और जैसा मैंने बताया 2009 में इन्हीं के कहने पर इंडिया ने मिलिट्री इक्विपमेंट डोनेट करी मालदीव्स को। लेकिन 2012 में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलती है मालदीव्स में और अगले साल 2013 में जब नई इलेक्शंस होती हैं तो एक नई पार्टी पावर में आती है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स PPM। एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम और पार्टी बदलते ही देश की फॉरेन पॉलिसी भी बदलती है। ये नई पार्टी इंडिया के काफी खिलाफ थी। 2016 में इनकी नई सरकार ये भी कहती है कि ये जो 2 हेलीकॉप्टर्स आपने हमें गिफ्ट किए हैं ये आप वापस ले लो। इंडिया से दूर होकर यमीन की सरकार चाइना के ज्यादा करीब आती है। चाइनीज कंपनियों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं मालदीव्स के आइलैंड्स में, और इसी बीच मालदीव्स चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा बन जाता है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें चाइना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च करना चाहता है, दुनिया के अलग अलग देशों में सड़कें, रेलवेज और पोर्ट्स बनाते हुए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। ज्यादातर चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लोन टर्म्स थी वो काफी अनसस्टेनेबल थी। इसकी वजह से बहुत से देश चाइना के सामने कर्ज में डूबते हैं। मालदीव्स खुद 1.5 बिलियन डॉलर्स चाइना से बोरो करता है इस समय के दौरान। यहां मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो का कोई भी पार्ट ढंग से समझ में नहीं आता है तो आप चैट GPT को असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिंपली आप लिखकर पूछ सकते हैं। बहुत से देश कर्ज में क्यों डूब रहे हैं, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकती है। और चैट GPT आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी या इंग्लिश में भी समझा सकता है। ऐसे ही बहुत से छोटे बड़े कामों के लिए चैट GPT एक बड़ा ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है और इसलिए मैंने एक पूरा 4.5 घंटे का कोर्स बनाया है चैट GPT को मास्टर करने के ऊपर। ये पूरा कोर्स हिंदी में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ में, एक एम्प्लॉय के लिए और एक बिजनेस ओनर के लिए कैसे आप चैट GPT से अपने काम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अगले हफ्ते इस कोर्स में एक नया 1 घंटे का बोनस कंटेंट भी ऐड होगा। मैंने रिसेंटली दुबई की 1 बिलियन समिट में एक वर्कशॉप करी थी चैट GPT के ऊपर, तो वो पूरी की पूरी वर्कशॉप भी आप इस कोर्स में देख पाएंगे। अगर आप कोर्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री अपडेट है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो जरूर जाकर चेकआउट करिए। इस वीडियो के लिए कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए LAK40 40% ऑफ पाने के लिए, आप ऐसे पहले 400 लोगों के लिए। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस सरकार की वजह से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस कमजोर होते हैं और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी इस एरिया में वो भी कमजोर होने लगती है। लेकिन 2018 में जब अगली इलेक्शंस होती हैं, एक बार फिर से पार्टी बदलती है और देश की फॉरेन पॉलिसी बदलती है। 2018 में MDP पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोली नए प्रेसिडेंट बनते हैं और सबसे पहला यह काम करते हैं कि वो जो इंडियन हेलीकॉप्टर्स को वापस भेजने को कहा गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, यहीं रखो उन हेलीकॉप्टर्स को। एक बार फिर से इंडिया फर्स्ट की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। इंडिया भी मदद करता है मालदीवियन सरकार की। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया प्रोवाइड करता है मालदीव्स को ताकि वो जो कर्ज आया था पिछली सरकार में उससे बाहर निकाला जा सके देश को। कोविड पैंडेमिक आता है, उसके दौरान भी इंडिया वैक्सीन्स प्रोवाइड करता है मालदीव्स में। यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि जब मालदीव्स में डेमोक्रेसी नहीं आई थी, वो जो 30 साल की डिक्टेटरशिप चल रही थी, उसमें भी इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस बहुत अच्छे हुआ करते थे। जैसे कि 1995 में इंडिया ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया मालदीव्स में। यह आज के दिन तक पूरे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2020 के समय पर वापस आए तो इनकी नई MDP की सरकार इंडिया फर्स्ट के सेंटिमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक थी। बहुत से बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में इस समय पर। $500 मिलियन ग्रांट्स इंडिया देता है मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए। $800 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन इस इंडिया फर्स्ट के प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से एक अंडर करंट भी फैल रहा था पूरे देश में, इंडिया आउट के सेंटिमेंट। ऑपोजिशन में बैठे जो पॉलिटिशियंस थे वो कह रहे थे कि कुछ ज्यादा ही याराना लगता है सरकार का इंडियन सरकार के साथ। 2021 तक कई जर्नलिस्ट आर्टिकल्स लिखे जा चुके थे, सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट करी जा चुकी थी जो ओपनली क्रिटिसाइज कर रही थी इंडिया को और कई मायनों में डिग्रेड भी कर रही थी इंडिया को। पॉलिटिशियंस के द्वारा भड़काऊ भाषण भी दिए जा रहे थे कि कैसे इंडिया की प्रेजेंस को इन आइलैंड से खत्म करना है। ये सब होता देखकर इंडियन हाई कमीशन जो मालदीव्स में है वो मालदीव्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लिखता है कहकर कि जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट लिखी जा रही हैं वो हमारी डिग्निटी को अटैक कर रही हैं।
उसको लेकर कुछ करो। और ये जो लेटर होता है ये मालदीव्स के मीडिया में लीक हो जाता है। 2 जुलाई 2021 को एमडीपी की सरकार इंडिया से ऑफिशियली माफी मांगती है और वो कंसर्न एक्सप्रेस करती है कि कुछ लोग जो इंडिया के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं मालदीवियन मीडिया और सोशल मीडिया पर, वो गलत है। यहाँ पर एक लोकल न्यूज पब्लिकेशन DRS का मेंशन किया जाता है और उनके को फाउंडर अहमद अजान का, स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करते हुए कि ये ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडिया नफरत फैलाते हैं। अहमद अजान इंडिया आउट के नारों को लेकर एक स्टेटमेंट देते हैं, ये कहते हुए कि इंडिया आउट कैंपेन का मतलब ये नहीं कि हम इंडियंस को बाहर करना चाहते हैं मालदीव से। हम चाहते हैं कि इंडियंस सेफ रहे हमारे देश में, लेकिन इंडिया आउट का मतलब है हम इंडियन मिलिट्री को देश से बाहर करना चाहते हैं। और जो भी लोग इंडिया आउट कैंपेन का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडियंस के खिलाफ थ्रेट्स देने के लिए और इंडियंस के खिलाफ अटैक्स करने के लिए, वो गलत है। ये कहते हैं कि हमारी सिर्फ एक इशू बेस्ड मूवमेंट है। तो बात यहां पर यह है कि अगर ये इशू बेस्ड मूवमेंट है तो क्या है इनके इश्यूज। इनके ऑपोजिशन में बैठे पॉलिटिशियंस का कहना है कि जो एग्रीमेंट्स एमडीपी की सरकार ने इंडिया के साथ करी हैं वो काफी कॉन्फिडेंशियल है और उनकी डिटेल्स जनता के सामने दिखाई नहीं जा रही है। उस वक्त की इनकी ऑपोजिशन पार्टी पीपीएम के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शरीफ का कहना था कि ये जो अगर एग्रीमेंट की डिटेल्स देश के सामने नहीं रखी जाएंगी तो ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है। हमारी सरकार यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देकर डिटेल्स को छुपा नहीं सकती। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मालदीव्स के उथुरा थीला फालहू आइलैंड पर हो रहे हार्बर प्रोजेक्ट का। एक जॉइंट डिफेंस एक्शन प्लान साइन किया गया था फरवरी 2021 में इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जहां पर इंडिया का काम था इस कोस्ट गार्ड के हार्बर को डेवलप करना और मेंटेन करना। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ने यहां पर सजेस्ट किया कि इस एग्रीमेंट के अनुसार इंडियन मिलिट्री यहां पर कई दशकों तक रह सकती थी और इस पूरी फैसिलिटी के एक्सक्लूसिव राइट्स होते उनके पास। तो कई मालदीवियन लोग इस बात को सुनकर जेन्युइनली नाराज थे। जो लोग इंडिया आउट की कैंपेन को सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे वो भी ऑपोजिशन को सपोर्ट करने लगे और इसी की वजह से 2023 में जब अगली इलेक्शंस बुलाई जाती हैं तो फिर से सत्ता पलटती है और इनकी पीपीएम पार्टी जो ऑपोजिशन में बैठी थी वो फिर से सत्ता में आ जाती है। इस बार ये पीपीएम पार्टी एक और पार्टी पीएनसी के साथ अलायंस बनाकर पावर में आती है और जो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मुइजू, वो इस राइट विंग पार्टी पीएनसी के ही कैंडिडेट थे। ये हुआ था 30 सितंबर 2023 को और यही पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग इंडिया आउट के मुद्दे पर करी थी आज पावर में है। देखने वाली बात यह भी है यहाँ पर कि अगर इनकी पिछली एमडीपी की सरकार ने थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई होती और अपनी एग्रीमेंट्स को इतना कॉन्फिडेंशियल ना रखा होता तो शायद ये इंडिया आउट का सेंटिमेंट कभी इतना बड़ा बनता ही नहीं और शायद यहाँ पर सत्ता पलटती ही नहीं। लेकिन अब जब ये पीपीएम पार्टी पावर में आई तो ये इंडिया आउट की इस विचारधारा को और भी स्ट्रॉन्ग ले जाते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। इनके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू इलेक्शन जीतने के सिर्फ 4 दिन बाद खुलेआम ये बयान देते हैं कि मालदीव्स में मौजूद इंडियन फोर्सेस को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। 17 नवंबर 2023 ये ऑफिशियली प्रेसिडेंट बनते हैं और इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद 23 नवंबर को ये इंडियन यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू से मिलते हैं और मिलकर ये फिर से वही बात कहते हैं कि इंडिया अपने सारे मिलिट्री पर्सनल्स को वापस ले ले मालदीव्स। और इस बात से सिर्फ 1.5 महीने बाद की ही तो बात है कि मुइजू के मिनिस्टर्स ओपनली प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया को गालियां देने लग गए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। जब ऐसा हुआ तो मालदीव्स के जो पुराने प्रेसिडेंट्स रहे थे और इनकी जो एमडीपी पार्टी है उसके पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली इंडिया के फेवर में बात करते हैं आज के दिन भी। मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोली दोनों ने इस हेटफुल लैंग्वेज को कंडेम किया जो इंडिया के खिलाफ हुई। अब ये सारी चीजें जानकर आप यहाँ समझ सकते हैं दोस्तों कि बात यहाँ लक्षद्वीप की तो कभी थी ही नहीं, बात हमेशा से यहाँ पर मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स की थी। ये इंडिया आउट का सेंटिमेंट कुछ मालदीवियन पॉलिटिशियंस के लिए एक जरिया है अपने लोगों को भड़काने का और भड़काऊ भाषण देकर वोट इकट्ठे करने का। 2021 में जब एमडीपी की सरकार थी और इंडिया आउट के नारे लग रहे थे तब भी एमडीपी के एक मिनिस्टर अली आजिम ने कहा था कि ये एंटी इंडिया मूवमेंट इसलिए हो पा रही है क्योंकि कुछ लोगों को मजा आता है भड़काऊ भाषण देने में। आज के दिन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से नफरत भरी पॉलिटिक्स एक देश के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे पॉलिटिशियंस आपको सिर्फ मालदीव्स में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में मिलेंगे जो या तो कभी एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाते हैं या दुनिया में किसी देश के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। अनफॉर्चुनेट चीज बस ये है कि बहुत से लोग बहक भी जाते हैं ऐसे नफरत भरे भाषणों से और डर से। मालदीव्स की नई सरकार की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो एक बार फिर से वो चाइना की तरफ झुकती जा रही है। शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ एक दिन पहले शुरू हुई थी मालदीवियन प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट की चाइना विजिट से पहले 8 से 12 जनवरी तक वो चाइना में है। चाइना का जो गोदी मीडिया है उन्होंने तो इस चीज को प्रेज भी किया, ये कहते हुए कि देखो इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट मुइजू इज ट्रीटिंग इंडिया विद अ नॉर्मल माइंडसेट एंड स्टीयरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया टू अ नॉर्मल स्टेट स्टेट रिलेशनशिप। ये भी अपने आप में एक बड़ी हिस्टोरिक चीज है कि मुइजू ने चाइना को चुना अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए। इससे पहले जितने भी मालदीवियन प्रेसिडेंट रहे थे वो हमेशा इंडिया आते थे अपनी पहली फॉरेन ट्रिप पर। और सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, 10 जनवरी की, इस पूरी कंट्रोवर्सी के शुरू होने के बाद इनके प्रेसिडेंट मुइजू एक इनविटेशन देते हैं चाइनीज टूरिस्ट को कि आओ हमारे देश में आओ, क्योंकि इंडियंस ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है तो ये ओपनली चाइनीज टूरिस्ट को अपने देश में इनवाइट कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा यहाँ पर मालदीव्स की पॉलिटिक्स का है, चाइना के फेवर में जो पार्टीज हैं वर्सेस इंडिया के फेवर में जो पार्टीज हैं। इससे ये भी पता चलता है कि 4-5 सालों बाद अगर फिर से सत्ता पलटती है मालदीव्स में, प्रो इंडिया पार्टी पावर में आती है, तो इंडिया का स्टांस भी मालदीव्स को लेकर बदल सकता है। जो बॉयकॉट मालदीव्स के नारे लगाए जा रहे हैं ये गो टू मालदीव्स के नारों में बदल सकते हैं कुछ सालों बाद फिर से। लेकिन रिगार्डलेस मालदीव्स की पॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो, हम इंडियन टूरिज्म को तो हमेशा प्रमोट कर ही सकते हैं। बस एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है, लोकल टूरिज्म को प्रमोट करते हुए लोकल बायोडाइवर्सिटी का और लोकल लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। टूरिज्म पर्यावरण और लोकल लोगों के लाइवलीहुड्स को खत्म करके नहीं आना चाहिए। ये वीडियो पसंद आया तो जियो पॉलिटिक्स पर ये वाला वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात करी है कि कैसे दुनिया भर के देश हथियारों की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं और क्यों यूनाइटेड नेशंस ऐसे केसेस में फेल रह जाता है। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।